Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो PGT वाली डेट है वो यानी खतरे में ही है, होगा या नहीं होगा अभी क्लियर मालूम नहीं है। तो ये हम देख लेते हैं, पर पढ़ना हमें ज़रूरी है, पढ़ना ही अगर हमारा होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, यानी पढ़ाई शिक्षा कभी ख़राब नहीं हो जाती, यानी ज्ञान हमारा जो भी मिला है वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो हम इसमें देखिए थोड़ा ये थ्योरी है, ये थोड़ी सी, उसके बाद हमारे क्वेश्चन हैं जो हमारे LT के लिए लाभदायक है। तो हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जिससे कि हमें रिवीजन हो जाए, हमें याद आ जाए। पढ़ा तो हमने कई बार है, फिर भी हम एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला हम ब्रोकेट क्या है, ब्रोकेट कहाँ की है? तो ब्रोकेट हमारी कहाँ की है? बनारस की। ब्रोकेट अंग्रेज़ों द्वारा उन वस्त्रों को दिया गया नाम है जिसकी सतह पर सोने चांदी के तारों से निर्मित नमूनों की प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इसमें भीतरी धागा छिप जाता था और ऊपर की ओर केवल सुनहरा रूप ही दिखाई देता था। इसका यानी ब्रोकेट का मतलब क्या था? इसमें ब्रोकेट कब शुरू की गई? तो अंग्रेज़ों के, जब अंग्रेज़ थे उस समय में ये शुरू की गई, जिसकी सतह पर क्या सोने और चांदी के तार होते थे और ये निर्मित नमूने के रूप में दिखाई देते थे। इसमें भीतरी धागा छिप जाता था और ऊपर की ओर केवल सुनहरा रूप ही दिखाई देता था। मलमल हमारा कहाँ का है? ढाका का हमारा मलमल है। मलमल एक सूक्ष्म, हल्का और महीन वस्त्र होता था। मलमल हमारा क्या? एक सूक्ष्म, हल्का व महीन वस्त्र होता था जिसका उत्पादन ढाका में होता था। कहाँ? ढाका में होता था मलमल का। अगला है जामदानी। जामदानी क्या है? जामदानी देखिए आगे है जामदानी। जामदानी बंगला तथा उत्तर भारत के भागों के कपास के उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेट उत्पाद है। जामदानी भी किसका भाग है? ब्रोकेट का। कहाँ पर बनता है ये? बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों में कपास उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाती है। ये क्या? जामदानी। तो पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेट है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा और है। किमख्वाव का है? किमख्वाव का अर्थ है स्वप्न के समान सुंदर। किसके? स्वप्न के समान सुंदर, सपनों से कम नहीं। इसी नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण, अलौकिकता और वैभवशालिता का सहज ही अनुमान लगता है। कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश शॉल उत्पादन के लिए चर्चित है। शाल की संरचना ऊनी रेशों से होती है। 14वीं शताब्दी से फारसी प्रभाव के कारण कश्मीर में शॉलों का उत्पादन होने लगा। ये देखिए, सॉरी ये पढ़ दिया मैंने। किमख्वाव क्या है? किमख्वाव का मतलब होता है सपने के समान सुंदर, और इसमें क्या? सुंदरता और आकर्षकता, अलौकिकता, वैभवशालिता, सहज ही अनुमान लगता है। देखकर ही किमख्वाव को सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शॉल क्या है? शॉल हमेशा कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश शॉल उत्पादन के लिए क्या है? चर्चित, यानी
राज्य हैं। शॉल की संरचना ऊनी रेशों से होती है। जो शॉल बनती है वो ऊनी रेशों से बनाई जाती है। 14वीं शताब्दी से फारसी प्रभाव के कारण कश्मीर में शॉलों का उत्पादन हुआ। कब से? 14वीं शताब्दी से। किसके कारण? फारसी प्रभाव के कारण कश्मीर में शॉलों का उत्पादन हुआ। टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री क्या है? टेपेस्ट्री एक जटिल बुनाई है जिसका उपयोग शॉलों को बुनने के लिए किया जाता है। बंधेज रंगाई में वस्त्र पर बने डिजाइन की बुंदकियों को धागे से कसकर बांध दिया जाता है। तत्पश्चात उसे रंगा जाता है। इससे धागे में बंधे स्थानों पर रंग नहीं चढ़ता तथा शेष वस्त्र रंगीन हो जाता है। यही बांधकर रंगने की क्रिया टाई एंड डाई कहलाती है। यानी एक कपड़े में किसी भी अनाज को या कोई गुट्टी या कुछ बांध के उसमें रख के और धागे से बांध दिया जाता है और कलर में डाल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम टाई एंड डाई कहलाती है। यही रंगाई हमारी क्या? टाई एंड डाई कहलाती है। आगे है इक्कत। इक्कत क्या है? इक्कत धागा टाई एंड डाई डिजाइन वाले कपड़े बनाने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसे इक्कत कहते हैं। यानी इक्कत में क्या रंगा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्कत में रंगा क्या जाता है? तो धागा रंगा जाता है, इसमें कपड़ा नहीं रंगा जाता है। टाई एंड डाई जो राजस्थान में होती है उसमें क्या कपड़ा रंगा जाता है। आगे देखते हैं पटोला। पटोला कहाँ की है? पटोला हमारी गुजरात की है। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती हैं। कहाँ? काठियावाड़ और गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती। पटोला वस्त्र अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। क्या? विश्वविख्यात है। किसके लिए? सुंदरता के लिए। कसीदा क्या है? कसीदा देख लेते हैं। कसीदाकारी सुई या सुई जैसे औजारों का प्रयोग करके रेशम, सूत, स्वर्ण या चांदी के धागों से कपड़ों की सतह को अलंकृत करने की कला कसीदाकारी कहलाती है। आगे हम देखते हैं फुलकारी। फुलकारी क्या है? फुलकारी कहाँ की है? तो फुलकारी हमारी पंजाब की है। फुलकारी पंजाब की दस्तकारी कला है। फुलकारी का अर्थ होता है पुष्पकार या फूलों की क्यारी। फुलकारी का अर्थ क्या होता है? पुष्पकार या फूलों की क्यारी। फुलकारी मुख्यतः एक घरेलू शिल्प है। यानी फुलकारी क्या है? एक घरेलू शिल्प है। तो आगे हम देखते हैं कसीदा। कसीदा कहाँ का है? कसीदा है काश्मीर का। कसीदा कहाँ का है? कश्मीर का। कसीदा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कश्मीर में कसीदाकारी के लिए किया जाता है। दो सबसे महत्वपूर्ण कसीदे सुजनी और जलकदोजी हैं। दो महत्वपूर्ण कसीदे कौन से हैं? सुजनी और जलकदोजी। कश्मीर ऊन की भूमि है, अतः कसीदा ऊनी कपड़ों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कसीदा ऊनी कपड़ों पर किया जाता है। आगे देखते हैं चिकनकारी। चिकनकारी का मुख्य केंद्र लखनऊ को माना जाता है। चिकनकारी भी एक सतह का कसीदा है। यह कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा चिकनकारी किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा अधिकांश किया जाता है। ये है कहाँ का? लखनऊ का है। चिकनकारी भी एक सतह का कसीदा है। तो अब हमने ये देख लिया। हम अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव कितने वर्ष पूर्व वस्त्र बनाने की कला से परिचित था? मानव
कितने वर्ष पूर्व यानी मानव कितने वर्ष पूर्व वस्त्र बनाने की कला से परिचित था। तो कितने वर्ष पूर्व वस्त्र बनाने की कला से परिचित था, तो वो परिचित था 20,000 वर्ष पूर्व, यानी 20,000 वर्ष पूर्व यानी मानव वस्त्र बनाने की कला से परिचित था। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कसीदाकारी की परंपरा कितने वर्ष पुरानी है। भारत में जो कसीदाकारी है उसकी परंपरा कितने वर्ष पुरानी है। तो वो कितने वर्ष पुरानी है, 5,000 वर्ष या 3,000 वर्ष या 1,000 वर्ष या 2,000 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी 5,000 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, कपास अगला क्वेश्चन है, कपास का घर किसे कहा जाता है। कपास का घर नेपाल को कहा जाता है या श्रीलंका को या इनमें से कोई नहीं या भारत को। सॉरी, जो कपास का घर कहा जाता है वो भारत को कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलमल का उद्गम स्थल है। मलमल का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ढाका, बीजिंग, काठमांडू, टोक्यो। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी ए इज द राइट आंसर, ढाका। मलमल का उद्गम स्थल कहाँ है, ढाका, अभी पढ़ा था हमने। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा मलमल का काव्यात्मक नाम है। यानी निम्न में से कौन सा मलमल का काव्यात्मक नाम है। यानी मलमल कहाँ का, ढाका का। उसके और भी नाम हैं ढाका के मलमल के, तो उसे क्या क्या कहते हैं। तो बप्तहवा। बप्तहवा हवा के समान बहता है, यानी हवा के समान चलने वाला। अबेरवा बहता पानी। शबनम सपने के समान सुंदर। ये सभी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम का मूल स्थान कहाँ है। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो मूल स्थान कहाँ है। तो ये इज द राइट आंसर, मतलब चीन। चीन में रेशम का मूल स्थान है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम वस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित होता है। भारत में रेशम वस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित होता है। तो वाराणसी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी। भारत में भी वाराणसी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इसमें सभी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रोकेड बुनाई के केंद्र हैं। सूरत है, अहमदाबाद है, आगरा है। तो इसके जो ब्रोकेड बुनाई के केंद्र हैं ये सभी हैं, सूरत, आगरा और अहमदाबाद। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊनी शॉल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। तो कश्मीर, वाराणसी, शिमला, नैनीताल। तो ऊनी शॉल के लिए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है वो है कश्मीर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलाई में बांधा जाने वाला धागा किसके द्वारा सफ़ेद, पीला, लाल रंग का होता है। तो टाई एंड डाई द्वारा, स्प्रे द्वारा, कसीदाकारी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सब लोग जानते होंगे। तो ये किसके द्वारा होता है, जो हमारे हाथ में धागा उसे हम कलावा बोलते हैं, वो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो वो उस यानी
टाई एंड डाई रंगाई के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटोला हस्तशिल्प किस क्षेत्र की है? पटोला हस्तशिल्प किस क्षेत्र की है? गुजरात की, उड़ीसा की, इनमें से कोई नहीं, आंध्र प्रदेश की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, मतलब गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, कसूती हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? कसूती हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो गुजरात से है, गुजरात से है, कर्नाटक से है, या उत्तर प्रदेश, बंगाल से। ये तो हमारे होंगे ही नहीं तीनों, तो हमारी सॉरी, इसका जो कसूती हस्तशिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कर्नाटक। कसूती कहाँ की है? कर्नाटका की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांथा किस प्रदेश की कला हस्तकला है? कांथा किस प्रदेश की हस्तकला है? तो बंगाल की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, बंगाल की। कांथा कहाँ की है? बंगाल की। गुदड़ी बोलते हैं उसे, जैसे कि पुराने ज़माने में बना लेते थे, कथरिया बोलते, कहीं कहीं गुदड़ी भी, वहाँ पर गुदड़ी कहते। तो इसे ही हम पुराने कपड़ों से बनाई जाती थी, वो बंगाल की है। आगे देखते हैं, चिकनकारी। चिकनकारी का केंद्र कहाँ है? ये आगे देखते हैं, इसमें कम आया है, ये देखिए, ये है चिकनकारी। चिकनकारी का केंद्र कहाँ है? चिकनकारी कहाँ की है? कर्नाटका, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई। तो ये आप सब जानते होंगे, जो चिकनकारी है वो हमारी कहाँ की है? लखनऊ की। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चम्मा रुमाल। चम्मा रुमाल कहाँ का है? तो चम्मा रुमाल का निर्माण कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में, या कर्नाटक में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में। तो चम्मा रुमाल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमारे क्या चिकनकारी, यानी ब्रोकेट और चिकनकारी दो बनते हैं। कर्नाटक का कसूती, कश्मीर का कसीदा, ये सब यहाँ के हैं। तो अब हमने ये देख लिया, आगे और भी क्वेश्चन हैं और भी देखते हैं कितना। देखिए, यहाँ हम जे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है इसका भी। वस्त्रों के दो महत्वपूर्ण महत्व लिखिए। तो वस्त्रों के दो महत्व, तो वस्त्रों के दो महत्व निम्नलिखित हैं। तन ढकने के लिए, शरीर को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए। यानी वस्त्रों के दो महत्व क्या हैं? तन ढकने के लिए, शरीर को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए। अगला है, भारत में वस्त्र की परंपरा कितनी पुरानी है? तो वस्त्र भारत में सूत की कताई, बुनाई, रंगाई, कसीदा परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ये हमारे किस में काम आने वाले हैं? एलटी में। एलटी में हमारे का जब हमारा रिटन होगा तब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भी ये वन लाइनर भी बहुत ही काम के हैं, तो हमें ये स्किप नहीं करना है, हमें पढ़ना आएगी। कपास का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? कपास का जन्मदाता किसे? भारत का जन्मदाता, भारत कपास का जन्मदाता माना जाता है। अभिलेख से सिद्ध हो चुका है कि भारत में ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले कपास का उपयोग हुआ था। वस्त्र कला में भारतीयों का क्या योगदान था? वस्त्र कला में भारतीयों का क्या योगदान था? सूती वस्त्र निर्माण में वस्त्र ने निपुणता प्राप्त की। चटकीले पक्के रंगों के साथ सूती कपड़े में पैटर्न बनाने की कला में भारत अग्रणी था।
भारतीय लोग पक्के एवं स्थायी रंग बनाने में निपुण थे। रेशम का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? रेशम का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो रेशम का जन्मदाता हम चीन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम उत्पादन के 4 केंद्र बताइए। तो भारत में रेशम उत्पादन के 4 केंद्र कौन से हैं? तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये 4 केंद्र हैं भारत में। किसके? रेशम उत्पादन के। सबसे अधिक रेशम कहाँ उत्पादित होता है? तो वो गुजरात में होता है। टाई एंड डाई किसे कहते हैं? टाई एंड डाई किसे कहते हैं? तो बांधनी, बंदिश या बंधेज रंगाई में वस्त्र पर बने डिजाइन की बुंदकियों को धागे से कसकर बांध दिया जाता है और तत्पश्चात क्या कर दिया जाता है? तत्पश्चात उसे रंगा जाता है। इसे धागे में बंधे स्थानों पर रंग नहीं चढ़ता। इससे क्या होता है? धागे पर जहाँ धागा बंधा होता है उस जगह रंग नहीं चढ़ता है, डिजाइन बन जाती है और पूरा कपड़ा उसी में भिगा दिया जाता है। शेष पूरा वस्त्र रंग हो जाता है, रंगीन हो जाता है। कसीदाकारी क्या है? कसीदाकारी सुई या सुई जैसे औजारों का प्रयोग करके रेशम, सूत, स्वर्ण, चांदी, धागों से कपड़ों की सतह अलंकृत करने की कला कसीदाकारी है। किम ख्वाब क्या है? किम ख्वाब का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका आदमी सपना भी नहीं देख सकता, ऐसा कपड़ा जो प्राय सपने में भी दिखाई नहीं देता या स्वर्णिम है। ये हम क्या कहते हैं? किम ख्वाब। अब हम देखते हैं ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़, बकरियां, ऊंट और खरगोश के बालों से। पटोला कहाँ की है? पटोला हमारी कहाँ की है? पटोला क्या है? पटोला क्या है? पटोला रेशम से बनाई गई दोहरे कत की एक रंग बिरंगी क्या है? साड़ी है। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में वृद्धि का अर्थ है। निम्न में वृद्धि का अर्थ है तो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से बढ़ना है, या केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। तो ये तो नेगेटिव हैं दोनों, ये काट देते हैं। शारीरिक, मानसिक तो ये भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, ए इज द राइट आंसर। इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकास में होने वाला परिवर्तन है? यानी निम्न में कौन विकास में होने वाला परिवर्तन है? तो रचनात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक, शारीरिक, विनाशात्मक। तो ये जो विकास में होने वाला परिवर्तन विनाशात्मक भी होता है और रचनात्मक भी होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप है। विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप क्या है? पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, आकार व अनुपात में परिवर्तन, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार जन्म के 2 वर्ष तक, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। कब की? जन्म से 2 वर्ष तक की, जन्म से 2 सप्ताह की, गर्भाधान से 2 वर्ष तक की। तो हरलॉक के अनुसार हम सब पढ़े हैं, तो वो कब तक की है? हरलॉक के अनुसार जो गर्भावस्था है वो जन्म से 2 सप्ताह की। कब की? जन्म से 2 सप्ताह की, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। पहली कौन सी? संवेदी। दूसरी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी है स्थूल संक्रियात्मक।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये हमारी प्रथम अवस्था है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है। तो मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थूल संक्रियात्मक का ए इज द राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक। क्या टच नहीं हो रहा, औपचारिक संक्रियात्मक कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है, मान नहीं रहा वो, ये हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, औपचारिक संक्रियात्मक। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। कौन संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। तो जन्म से 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, यानी प्रथम अवस्था पूछा है, कौन सी संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। ये हमारी पहली संवेदी, जो जीन पे आज इन्हें 4 अवस्थाएं बताई उनमें पहली अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है हमारी 2 से 7 वर्ष तक, प्री संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है हमारी 7 से 11 कंक्रीट, और ये है हमारी फॉर्मल 2 से 18। तो ये हमने चारों देख ली। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है। तो 2 चरणों में, 3 चरणों में, 5 चरणों में, 4 चरणों में। तो उन्होंने कितने चरणों में विभाजित किया है, तो आप लोग जान सकते हैं, आपको पता होगा। तो ये कितने में किया है, तो ये किया है हमारे 4 चरणों में, 4 चरणों में यानी विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था है। पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था है। देखिए नए नए वर्ड दिए हैं, यानी हम लोगों को घुमाने के लिए प्रचलनात्मक नए नए शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष। इसका पूर्व प्रचलनात्मक मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। ये वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय क्या हो गया, देखिए विद्यालय पूर्व आय के बच्चे की निम्न में कौन विशेष, यानी विद्यालय पूर्व आय के बच्चे की निम्न में से कौन सी विशेषता है। संरक्षण बनाए रखना, क्रमांकन, किसी अन्य व्यक्ति से परिप्रेक्ष्य को समझना, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, डी इज द राइट आंसर। तो अभी इसमें और भी बाकी है, तो हम ये अगली वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।